क्लास और ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। एंड व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर दी डेटा। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? 3 टाइप के वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या कहलाते हैं? दोज वेरिएबल which are declared as a member of a class that are called instance variable. Class variable, the variable which are declared as a static member of a class that are called class variable. Local variable, the variable which are declared inside a method is called local variable. Scope of the class variable is entire class, पूरे क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस अंटिल द ऑब्जेक्ट इज लाइव, मतलब जब तक वो उसका ऑब्जेक्ट जिंदा तब तक उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है. किसको? इंस्टेंस को. लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन विद इन द मेथड ओनली, उस मेथड के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं. ठीक है. क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के 4 तरीके हैं. डायरेक्ट बाय यूजिंग क्लास नेम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस. इंस्टेंस को एक्सेस करने के 2 तरीके, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस. ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. एनोनिमस ऑब्जेक्ट जिसका नो नेम होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद किसी एक वेरिएबल को हम रेफर कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट. इतनी चीजें क्लियर? हाँ. चलो चलो, तो ये चीज नहीं बताया था क्या? चलो देखो, ठीक है. ये होता है रैम. ठीक है. रैम में 3 पार्ट होते हैं. ठीक है. पहले को नाम दिए हीप एरिया. ठीक है. फिर मेथड एरिया. ठीक है. फिर स्टैक एरिया. तो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? इंस्टेंस, क्लास, लोकल. इंस्टेंस, क्लास, लोकल. तो इंस्टेंस वेरिएबल, सपोज करो जैसे हमने लिया ए क्या है? इंस्टेंस है. बी क्या है? क्लास वेरिएबल है. और सी क्या है? लोकल वेरिएबल. ये 3 वेरिएबल है. ठीक है. तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा? जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं, उन सब के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, मतलब स्पेस क्रिएट हो जाएगी. बट कहां? तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट होती है कहां? हीप एरिया. कहां? हीप एरिया में. ठीक है. क्लास वेरिएबल के लिए मेमोरी कब एलोकेट होती है? क्लास वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है जैसे ही हमारी क्लास एग्जीक्यूट होने के लिए लोड होती है, उसी ड्यूरेशन में ही क्लास वेरिएबल हो या मेथड हो, उन सब के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाती है. कहां पे? मेथड एरिया. ठीक है. फिर आता है लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल के लिए स्पेस तब क्रिएट होती है जब हम उस मेथड को कॉल करते हैं. तब क्या होता है? तब उस लोकल वेरिएबल के लिए स्पेस क्रिएट होती है. बट कहां पे? स्टैक एरिया. ठीक है. ठीक है. आज लेट कैसे हो गए हो? अच्छा अच्छा. चलो, नेक्स्ट क्या स्टार्ट होता अपना? मेथड्स. ठीक है. इतनी चीजें हो गई ना? आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, मेथड. मेथड आज स्टार्ट करते हैं.
वो बता रहे थे कि कौन मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, और क्लास वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होता है, लोकल वेरिएबल मेमोरी की कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, स्टार्ट होता है मेथड्स। मेथड क्या होता है? खाली है, रख दो उधर पे, पेंट्री पे रख दो, खाली है। हाँ, मेथड्स, मेथड जो चीज सी में प्रोसीजर, सी प्लस प्लस में फंक्शन, यही सारी चीजें जावा में क्या कही जाती है? मेथड। क्यों कही जाती है? क्योंकि देखो, ये क्या है? स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम इन स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? एक जगह पे पैक कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंक्शन और प्रोसीजर। बट इफ आई स्टोर दिस फंक्शन इनसाइड अ क्लास, यदि इसी फंक्शन को क्या करूंगा मैं? एक क्लास के अंदर पैक कर देंगे। ये हो गई ये क्लास। ठीक है, अगर इसी फंक्शन प्रोसीजर को क्लास के अंदर पैक कर देंगे, सारी फंक्शनैलिटी वर्किंग इसकी सेम है और कुछ नहीं है, बस नाम इसका बदल जाएगा। नाम इसी को क्या बोलेंगे? मेथड। ठीक है, तो मेथड इज आल्सो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिटेन इनसाइड अ क्लास। तो मेथड लिखने का फायदा क्या होता है? सो बेस्ट यूज ऑफ द रिटन मेथड इज इट्स रीयूजेबिलिटी। इसको हम एक बार क्रिएट किए, अब जितने टाइम हमको जरूरत पड़ती है हम कुछ ना कुछ इस मेथड का नाम देंगे। तो मेथड की पहचान है, पहली बात तो उसका सिंबल होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, मतलब कि उनको पैक करेंगे। ठीक है, और उनको बार बार कॉल करने के लिए उनका एक नाम देंगे। ठीक है, नाम वही आइडेंटिफायर के रूल के अकॉर्डिंग देंगे। ये लो, तो ये ऐड क्या हो गई? एक मेथड हो गई। हमने इसको एक बार डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, अब हमको जितने भी बार इसको जरूरत पड़ेगी उसको हम इसको कॉल कर सकते हैं, उतने बार इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो बेस्ट यूज क्या है इस मेथड का? इट्स रीयूजेबिलिटी। Group of statement into a single logical unit is called method. Method are used to perform task. Task code must be written in method only. ऐसे नहीं कि क्लास है, क्लास है तो ऐसे ही कहीं पे लिख दिए कि लिख तो क्लास के अंदर ही रहे हैं, ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, एक मेथड बन गई, एक वेरिएबल बन गया, पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, और तुम सोचो कि यहाँ पे ऐसे लिख दिए। तो ये जो दो लाइन लिखी है ना, ऐसे नहीं लिख सकते। क्लास के अंदर भी अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको भी हमको प्रॉपर पैक करके लिखना पड़ेगा। तो किसके अंदर लिखेंगे? मेथड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यही हो गया मेथड। अब मेथड की पहचान कैसे होती है? मेथड की पहचान करने के लिए सबसे मेन होता है उसका सिंबल। ये जो सिंबल है पैरेंथेसिस है, ये बताता है कि वो क्या है? मेथड है। उसके बाद ये ब्लॉक्स क्या बताते हैं कि इसके अंदर वो मेथड का जो भी टास्क कोड है वो इन ब्लॉक्स के अंदर लिखा जाता है, और ये पैरेंथेसिस बताता है मेथड का कि ये मेथड है। उसके साथ एक नाम होता है। ठीक है, चलो, तो अब आते हैं मेथड और मेथड के टाइप। मेथड और मेथड के टाइप, यदि सिंटैक्स की बात करें मेथड की, तो जब मैंने बताया था, जब क्लास का सिंटैक्स बताया था, तब मैंने बताया था रिटर्न टाइप लिखेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं, स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, अब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, है ना, ये सारी एडिशनल चीजें। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक रिटर्न टाइप,
मेथड नेम, ब्रैकेट सिंबल, ठीक है। ये हो गया एक सिंटैक्स क्लास का। तो आज बात करते हैं मेथड और उसके टाइप्स की। मेथड और उसके टाइप की बात करते हैं। तो पहला टाइप आता है, ये होता है रिटर्न टाइप। यहां पे हम जो भी लिखते हैं, इन दोनों ब्रैकेट की पैरेंथेसिस के बीच में जो लिखते हैं वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स। अब वो आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी करेंगे, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, कॉमा, डेटा टाइप, वेरिएबल, इस तरह करके क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल में लोकल आर्ग्यूमेंट, लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल की तरह वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर कहां हुए हैं? इस मेथड के अंदर। तो इनकी स्कोप कहां तक होती है? यहां से लेके यहां तक। अगर यहां पे सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया कि इंट आईडी, तो आईडी को अगर हम यहां पे प्रिंट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर नहीं आएगा। ये लोकल वेरिएबल की तरह वर्क करते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को साथ ही साथ एक लेके चलते हैं। एक हमने मेथड बनाया इंट एड, इंट ए, इंट बी। ये हो गई। ये इंट क्या बताता है कि ऐड मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो ये मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी इंटीजर टाइप का। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। अब वो a प्लस बी भी हो सकता है, ब्रैकेट क्लोज। तो जब भी हमको इस ऐड मेथड को कॉल करना होगा तो क्या करेंगे? कॉल करेंगे तो हमको दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। आइदर ये हो गया, ठीक है। तो अब कॉल करेंगे तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? इंटीजर। तो उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा किसी इंटीजर नाम के एक वेरिएबल में। करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये मेथड क्या कर रही है? इंटीजर रिटर्न कर रही है। तो इंटीजर रिटर्न को या तो प्रिंट कर लो या कि फिर किसी में स्टोर कर लो, ठीक है। यही चीज। तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, ये जो पोर्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। इतना जो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है मेथड बॉडी, और इसी को ही बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। इसी को ही बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या होते हैं ये? 4 और 5 क्या है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये कहां स्टोर होगा? ए बी में। ये कहलाते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ऐड हो गया मेथड का नाम और इंट हो गया रिटर्न टाइप, ये रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, समझ आया? चलो, तो अब आते हैं मेथड। समझ में आया? मेथड कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है। क्लास के अंदर किसी स्टेटमेंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं।
तो अब मेथड तो समझ में आ गया, मेथड के टाइप की बात करते हैं। तो मेथड का पहला टाइप आता है कौन सा? वीकेंड्स, वीकेंड्स 10 AM, यही वाला है। इसमें ध्यान दिलाया करो। ये क्या है, वर्क स्पेस क्रिएट हो गया ना। हमको लगा चार्जर घूम गया इसका, सुबह सुबह मेरे को लगा कि लग गया क्या। चलो, तो मेथड और उसके टाइप की बात करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें एरर, क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या एरर है इसमें? एरर बताना क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ जल्दी एरर। क्या है एरर और कैसे इसको दूर करें? और इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस इन द स्टैटिक फील्ड। तो या तो हम मेथड के साथ स्टैटिक हटा दें, और या कि फिर ड्यूकेट आईडी के साथ स्टैटिक जोड़ दें। दोनों ही कंडीशन में एरर चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या एरर है? ये किसने, मैंने किया? चलो, एरर नहीं दिखना चाहिए ना। किस पे? जब एरर हटाने के लिए या तो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ स्टैटिक ऐड कर दें, और या कि मेथड के साथ स्टैटिक हटा दें। इंस्टेंस नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड इनटू द स्टैटिक फील्ड। चलो, मेथड्स, ठीक है। मेथड, अब तो एरर, जो एरर बताएगा वही एरर हम भी बता देंगे, ठीक है। चलो, पैकेज का नाम रख देते हैं क्या? टेस्ट। क्या लिखा? ठीक है। टेस्ट के अंदर एक चलो, तो पहला टाइप आता है, मेथड का पहला टाइप है मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब एक ऐसी मेथड जो क्या कर रही हो, जो ना ही आर्ग्यूमेंट ले रही हो और ना ही कुछ रिटर्न कर रही हो। तो यदि हम कोई मेथड बनाएंगे इंट, तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? सपोज करो ऐड लिए, तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना पड़ेगा। हमने यहां पे लिया स्ट्रिंग,
तो कुछ ना कुछ हमको स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहां पे लिया क्या, डेमो। क्लास इज आल्सो अ डेटा टाइप, तो उसको भी हम एज अ रिटर्न वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, क्लास कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो जैसे इंट ए सेमीकोलन, यहां पे क्या कर दिए, वैलिड, क्योंकि उसने बोला था इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करो, ए इंटीजर टाइप का रिटर्न हो गया। हमने यहां पे लिखा क्या, डेमो, तो हमको डेमो टाइप का कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो क्लास कैन आल्सो बी यूज एज अ डेटा टाइप, इसीलिए क्लास को क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो डेटा टाइप की तरह वर्क करती है। ठीक है, चलो, तो यहां पे होता है रिटर्न टाइप। तो ऐसी मेथड जो क्या करेगी, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। विदाउट रिटर्न टाइप मींस वाइड। वाइड एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, जिसका मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप। तो वाइड अगर हम किसी मेथड के साथ लगा दिए, मतलब हमको उस मेथड में रिटर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आप प्रिंट करो ना करो वो आपकी इच्छा है, ठीक है, बट जो रिटर्न करने की दिक्कत थी ना वो नहीं आएगा। तो ऐसी मेथड जो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रही है और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रही, उस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब इसके अंदर कुछ भी कर लो, इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, इंट बी इक्वल टू 4, यहीं पे अंदर प्रिंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अंदर प्रिंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि वो रिटर्न नहीं करना चाहिए कुछ। तो ये कौन सी मेथड है, ये है मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। इसको कॉल करने के लिए कौन सी मेथड है ये, इंस्टेंस। इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, डी डॉट एड, अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि हम इसको प्रिंट करें, लेकिन वाइड मेथड हमको पता होता कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं करती। जब कोई मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगी तो दो काम करेगी, या तो वो इनिशियलाइज का काम करेगी या कि वो प्रिंट कर देगी। तो जो मेथड प्रिंट कर रही है तो उसको हम दोबारा से प्रिंट कैसे कर दें, है ना। अगर ये मान लो, आगे वाले में बताते हैं, ये मेथड कुछ इंटीजर रिटर्न कर रही होती तो हम ऐसे कर देते, ठीक है, ऐसे कर देते कि जो भी आंसर आएगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बट ये मेथड तो ऑलरेडी प्रिंट कर रही है, तो प्रिंट प्रिंट गलत हो गया ना, समझ रहे हो, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐसे सिंगल लिख। चलो, ये कौन सी मेथड, पहली टाइप की। मेथड नंबर 2, मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। मतलब ऐसी मेथड जो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं लेगी बट कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, उस मेथड को कौन सा टाइप हो गया, टाइप नंबर 2। तो वाइड एड नाम की एक मेथड है, ठीक है, वो क्या करे, एक्सेप्ट करेगी इंट बी। अच्छा, विदाउट आर्ग्यूमेंट है ना, विदाउट आर्ग्यूमेंट मींस वैल्यू कुछ नहीं लेगी बट क्या करेगी, रिटर्न करेगी कुछ। आइए सर, अच्छा,
आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा अच्छा, इसका नाम चेंज। दिक्कत क्या रही है, सेम नेम की दो मेथड हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड हो गई, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। क्लियर। इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी डॉट शो किए और यहां पे हमको, ठीक है, कुछ नहीं किए, एरर नहीं आया, बट आंसर भी नहीं आएगा, आंसर भी नहीं आएगा, एक ही गा रहा। क्यों, क्योंकि हमने डी डॉट शो किया, कंपाइलर हमारा शो मेथड पे गया, दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया, ऐड किया, रिटर्न किया, बट ना ही हम उस आंसर को प्रिंट कर रहे हैं और ना ही हम किसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हम उस आंसर को प्रिंट कर रहे हैं, ना ही स्टोर कर रहे हैं, तो हमको दिखेगा कैसे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज, या तो किसी के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट करो या फिर डायरेक्ट प्रिंट करो। तो अब वो कैसे आएगा, समझ आ गया। ये मेथड क्या करेगी, उस कॉल करेगी, आंसर जो भी आएगा यहां पे आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया मेथड का सेकंड टाइप। थर्ड, मेथड विद आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप। मतलब कि ऐसी मेथड जो क्या करेगी, आर्गुमेंट्स लेगी और रिटर्न कुछ नहीं करेगी। तो जो मेथड रिटर्न कुछ नहीं करेगी, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वाइड रन कर लो, आर्गुमेंट लेगी, किसी भी टाइप के आर्गुमेंट हो सकते हैं, क्लास टाइप के भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है ना। जब हम स्ट्रिंग को नॉर्मल बिल्कुल फ्लो में यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्लास को भी उसी फ्लो में यूज करो। स्ट्रिंग भी एक क्लास है और डेमो भी एक क्लास है, इंट ए। तो ये मेथड रिटर्न कुछ नहीं करेगी, तो क्या करेगी, ठीक है, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमको दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, डी डॉट रन, दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों वैल्यू कहां जाएगी, ए बी में जाएगी और वहां से क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। 4, मेथड विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न टाइप। मतलब ऐसी मेथड जो क्या करेगी, रिटर्न भी करेगी और वैल्यू भी लेगी। इंट डिस्प्ले, ठीक है, ठीक है, डी डॉट डिस्प्ले, आंसर आएगा इसका, कपिल आंसर आएगा इसका, लास्ट वाली का। हाँ तो आंसर आएगा, हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ क्यों,
क्योंकि हमको पता है कि ये मेथड कुछ रिटर्न करेगी। अब उस जो रिटर्न की हमने उसको स्टोर ही नहीं किया, हमने उसको स्टोर ही नहीं किया, तो कहां से हमको दिखेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? या तो जैसे हमको पता है इंटीजर रिटर्न करेगी, तो इंट नाम के किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ठीक है, और उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, ठीक है, ये कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर दिखेगा। ये नहीं चाहते हो तो आंसर की वैल्यू क्या है? इतनी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों कंडीशन में आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गए सारे मेथड्स के टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत ऑनलाइन? डिस्प्ले, हाँ, स्ट्रिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्ट्रिंग कर दिए, बी कर दिए, ठीक है, तो हमने दो वैल्यू ली स्ट्रिंग, बट इतना हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग और इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर किसका आता है? आंसर ओवरऑल आता है। ये चीज हमको पता होनी चाहिए कोई भी चीज यूज करने के लिए ना। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर जब भी करते हैं तो आंसर हमेशा आता है स्ट्रिंग का। आंसर किसका आता है? स्ट्रिंग का। तो हम यदि यहां पे कर देंगे a प्लस बी और हमने लिखा है कि हम रिटर्न करेंगे इंट, तो एरर आएगा, आएगा ना। एरर इसलिए आएगा क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करने पे आंसर क्या आता है? स्ट्रिंग। हमने लिखा है कि इंटीजर रिटर्न करेंगे और हम रिटर्न कर रहे हैं इंट। जैसे देख लो, ये यहां पे हमने इंटीजर पास किया, स्ट्रिंग पास किया रवि, ये। अब यहां पे दिक्कत ये हुई कि यहां पे आ गया, तो हम इंटीजर करेंगे तो एरर आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। लो एरर आया, ऐड हो गया ना, ये देखो एरर आया, 5 रवि। अब कह रहे हो आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बी प्लस ए कर दो, रवि 5 आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर और नंबर कैसे ऐड होंगे? तो वो क्या हो जाएंगे? कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो जब कंकैटिनेट हो जाएंगे तो रिजल्टेंट किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। तो हमको यहां पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। भले तुमने यहां पे 5 दिया, बट एक 5 इंटीजर है, दूसरा 5 क्या है? स्ट्रिंग है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो 55 आएगा। कैसे आया? क्योंकि कंकैटिनेट हुआ, ठीक है, क्लियर। चलो, मेथड को उसके टाइप के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे सारी मेथड्स क्या थी? इंस्टेंस थी, तो सबको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। एक चीज आता है मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये आगे का टॉपिक है, बट थोड़ा सा जैसे हम क्लास का डेफिनेशन पढ़ते टाइम ही मेथड और वेरिएबल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए थे, आज उनके बारे में डिटेल में जाने हैं। उसी तरह मेथड ओवरलोडिंग क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक मेथड सेम नेम की, टू और मोर मेथड विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। सेम नेम with different parameter list, then it is said to be method overloading। जैसे ये क्लास है, यहां पे हमने एक मेथड बनाई void add, एक और मेथड बनाई void add। अभी एरर आ रहा, क्यों एरर आ रहा? क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम हो गया। तो जब एग्जैक्ट सेम हो जाता है
क्या होती है स्पेलिंग एग्जैक्ट की? एग्जैक्ट, ये हो गया। एग्जैक्ट सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? मेथड ओवर राइडिंग हो रहा। इट इज नॉट पॉसिबल इन सेम क्लास। सेम क्लास के अंदर दो मेथड एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि किस वाली मेथड में जाना। ठीक है, बट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये एरर गायब। ठीक है, फर्स्ट ऐड मेथड, सेकेंड ऐड मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। व्हेन टू आर मोर मेथड आर देयर विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, देन इट इज सेड टू बी मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, व्हेन टू आर मोर मेथड आर देयर विद द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। मतलब कि अगर यहां पे एक है तो यहां भी एक ही होगा, भले सी होगा, नाम अलग हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, सेम पैरामीटर लिस्ट, देन इट इज सेड टू बी मेथड ओवरराइडिंग। क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग, सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द सेम क्लास, बट मेथड ओवरराइडिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इन द सेम क्लास। क्लियर? ठीक है, स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड है, इसको मैंने बता चुका था, ये वर्क करता है एज अ मॉडिफायर। अच्छा, लास्ट वाली पीडीएफ में इसका नहीं था क्या? नहीं था। स्टैटिक एक कीवर्ड है, बट बता चुका हूं उसके बारे में, जो एज अ मॉडिफायर वर्क करता है। क्यों मॉडिफायर? क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, और एक तीसरा चीज है ब्लॉक, उनके साथ ऐड होके उनकी क्या कर देता है? क्वालिटी को चेंज कर देता है, उनका बिहेवियर, उनकी प्रायोरिटी, सारी चीजें बढ़ा देता है। इसलिए क्या है? मॉडिफायर है, मॉडिफायर की तरह वर्क करता है, बट है एक्चुअल में क्या? कीवर्ड। ठीक है, एक्सेस करने के चार तरीके। दिस 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 इज अ कीवर्ड। दिस एक कीवर्ड है, जैसे स्टैटिक एक कीवर्ड है, न्यू एक कीवर्ड है, वाइड एक कीवर्ड है, मेन एक कीवर्ड है। मेन किसके लिए? मेन मेथड बताने के लिए। वाइड ना करना, नो रिटर्न टाइप। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। स्टैटिक क्लास, क्लास कीवर्ड के लिए। ठीक है, चलो, उसी तरह दिस एक कीवर्ड है जो क्या करता है? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। क्या लिखा उसमें? करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस मेमोरी, करंट मींस अभी कौन सी मेमोरी बन रही है। जैसे एक क्लास है, ये क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है, तो इसके अंदर दो वेरिएबल, एक मेथड। ठीक है, दो वेरिएबल, एक मेथड।
तो अब हम कितनी भी फोटोकॉपी क्रिएट कर सकते हैं ना, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें तो कोई लिमिटेशन है नहीं। तो सपोज करो पहला ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या हुआ, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बार क्या होगा, दो वेरिएबल, एक मेथड, है ना, उन सब के लिए स्पेस क्रिएट होती रहेगी। तो दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी हम दिस कीवर्ड को यूज करेंगे उतनी टाइम जिस वाले ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको कॉल कर रहे हैं। सपोज करो इसका नाम है D1, D2, D3, हमने कॉल किया D4 की तरफ से। टाइम ये दिस कीवर्ड किसके लिए वर्क करेगा, करंट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट मींस मेमोरी, उतनी टाइम इसके अंदर जो भी ये मेमोरी बनी है, तो जो भी आंसर सेट करना हो या रिट्रीव करना हो, जो भी काम करेगा किसके लिए करेगा, करंट ऑब्जेक्ट मींस D4 के लिए। हमने कॉल किया किसके लिए काम करेगा, इन ऑब्जेक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, दिस हमेशा सेम क्लास के लिए वर्क करता है। कहां के लिए वर्क करता है, सेम क्लास के लिए। ठीक है, ये अभी से बता दे रहा हूं, ये चीज अभी फिर रिवाइज कराऊंगा, जब शायद आज ही हो जाए वो चीज रिवाइज, है ना। बट इतना याद रखो, दिस कितना भी काम करेगा बट सेम क्लास के लिए, और ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में दिस कैसे वर्क करता है, छोड़ूंगा नहीं, परेशान मत हो, दिस को वहां अभी असली यूज वहां दिखाते। तो मेथड, स्टैटिक कीवर्ड और दिस कीवर्ड, समझ गया। ये तुम लोगों को मैं सेंड कर देती हूँ बैच। क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक। क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या हो गया, मेथड स्टैटिक हो गया, क्या रह गया, कहां गया, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स, ये चाहिए, ये तो किसी काम का नहीं ना, अगर काम को हो तो इसको रख दे। ये नीचे वाला पोर्शन है काम का, इतना नहीं है, ये वाला, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट होते कंस्ट्रक्टर। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स बताया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स, तब अगर ध्यान दिए होगे तो मैंने बोला था क्लास नेम, क्लास का क्या क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू सिंबल न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर और सिंबल, ये चीज मैंने बोली थी। तो आज अपन बात करते हैं उसी कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन उसी दिन बता दिया था, इट इज अ मेथड, मेथड है तो मेथड का सिंबल होगा विच हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम,
विच हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। तो जो भी क्लास का नेम होगा वही इस मेथड का नाम होगा। ठीक है, बट कुछ चीजें हैं इसके बारे में। जैसा पहली चीज, नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करती। मेथड में कंपलसरी होता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी, बट ये कुछ रिटर्न नहीं करेगी। ऑटोमेटिकली कॉल्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल्ड हो जाता है। ठीक है, हमको इसको कॉल नहीं करना पड़ता। तीसरा काम क्या है इसका, इट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स मतलब कि एक क्लास जैसे अभी थी, उस क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता, क्लास वेरिएबल को नहीं। ठीक है, तो यहां पे यदि दो वेरिएबल हैं या कि तीन वेरिएबल हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, तो तीनों क्या हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। तो जब हम हीप एरिया के अंदर, क्योंकि इंस्टेंस कहां स्टोर होते हैं, हीप एरिया में, तो हीप एरिया के अंदर तीन स्पेस क्रिएट होगी। ठीक है, अब उन तीन स्पेस में कुछ ना कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू, इतना काम कब हो जाएगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम क्या है, स्पेस क्रिएट करना। ऑटोमेटिकली कॉल्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए नहीं, मतलब स्पेस क्रिएट किए नहीं कि इनको क्या करता, इनिशियलाइज करता। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू देने का काम किसका रहता है, अगर तीनों इंट के हैं तो 0 0 0, ये कौन देता है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कब, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, तो क्या हुआ, पहला काम हुआ कि मेमोरी क्रिएट हो गई। ये देखो मेमोरी क्रिएट हो गई, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये लिखा मैंने, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जैसे ही मेमोरी क्रिएट हुई तो उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया। ठीक है, समझ, ये तो वैसे है जैसे वो, अरे कुछ फूड मैन्युफैक्चर वाली कोई कंपनी होती है ना, तो वहां एक ने क्या किया, बॉक्स बनाया तो दूसरे ने उसके अंदर कोई सामान भर दिया। बॉक्स बनाती गई एक मशीन, दूसरी सामान भर दी, है ना। तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, बॉक्स बनाया, कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू भर दी, बॉक्स वैल्यू, बॉक्स वैल्यू, इस तरह करके प्रोसेस कंटिन्यू होती है एक साथ। ठीक है, समझ में आया, चलो, इसीलिए दोनों क्या है, एक साथ कंबाइन रहती हैं। बॉक्स क्रिएट किया, वो उसमें सामान भर दिया ताकि आगे जाके फिर इसको पैक करें, यूज करें, खा लें, जो भी इनकी इच्छा करें। बट उनका काम क्या है, बॉक्स बनाओ वैल्यू भरो, बॉक्स बनाओ वैल्यू भरो, ऐसा। Constructor is a special method which has the same name as the class name. Constructor is called automatically whenever object is created. Constructor are used to initialize the instance variables. ठीक है, दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, बट मेरे साइड से तीन टाइप के होते हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्टर। पैकेज पैकेज के अंदर बनाना ही पड़ेगा, क्लास पैकेज के अंदर ही रहेगी। अभी हम क्या है ना एक एक क्लास लिखते हैं, इसलिए हमको उसका असली यूज नहीं पता चलता। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी ना कि जिनका लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों का रीजन हमको जब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं ना तब पता चलता है ना। और वो इंप्लीमेंट तब होता है जब हमको कम से कम काफी चीजों की नॉलेज हो। जब एक कुछ बनाते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ ये जरूरी था, है ना। अभी पूरे कोर जावा क्या है, एक रूल बुक है, सिर्फ और सिर्फ एक रूल बुक है पूरे कोर जावा में। ये इसलिए करना होता है, स्टैटिक इसलिए यूज करना होता है, नॉन स्टैटिक इसलिए यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट करना पड़ता है ना, ओवरलोडिंग इसलिए करते हैं, ओवरराइडिंग इसलिए करते हैं। ये सिर्फ पूरी कोर जावा, मल्टी थ्रेडिंग, ये वो सिंक्रोनाइजेशन और जो जो सीरियलाइजेशन जो है, सिर्फ रूल बुक है, ठीक है। इसीलिए एप्लीकेशन जो बनते हैं इसी रूल बुक के बेस पे बनते हैं। जिसको जितना अच्छा नक्शा पढ़ने आता होगा, है ना, उतना अच्छा वो गाइड रहता होगा। तो ये क्या है, ये एक रूल बुक है, कोर जावा पूरी की पूरी रूल बुक है ना। तो हमने को बहुत चीजें, अभी जो चीज क्लियर हो जाती है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि मन में डाउट रहता है कि ये आखिर इसको यूज करते तो करते क्यों है। एक एग्जांपल के लिए बताऊं, एक इंटरफेस है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल इंटरफेस, अब इस इंटरफेस को ओपन करोगे तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये देखो कुछ है ही नहीं, ये हमने नहीं बनाया, देखो कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसमें इतने सारे दिक्कत आ सकते हैं, डाउट आ सकते हैं कि फिर हम इसको क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। इस इंटरफेस के अंदर कुछ है ही नहीं, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे इंटरफेस जिसके अंदर एक भी मेथड नहीं होती, कुछ नहीं होता, उनको बोलते हैं मार्कर इंटरफेस, ठीक है। सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है। बट ये जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं इसका क्या प्रूफ दिखाऊं कि ये क्यों है ये। अब कुछ इसके अंदर हो तो हम उसको दिखाएं भी, डेमो भी बताएं। जी सर, हाँ बैठिए सर। अब इसके अंदर कुछ हो तो हम बताएं इसको, इसका क्या यूज है, क्यों है, ठीक है। चलो देख रहा ना, कुछ नहीं है ना इसमें हम कुछ लिख सकते, ना एक भी तुमको मेथड दिख रही है, ना वेरिएबल, ना कुछ नहीं, बट है। और यहां पे हमने क्या किया, इंप्लीमेंट किया तो बराबर ओके भी है। हाँ अरे उसका मेन क्लास थी जहां भी बनी होगी। अच्छा मेन क्लास थी। तो बनाते कहा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर द प्री डिफाइंड मेथड विच हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। इनका क्या होता है, नेम क्या होता है, क्लास के नाम की तरह सेम होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। सपोज करो दो इंस्टेंस वेरिएबल है, ए दूसरा नेम, दो वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इन इंस्टेंस वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो हम इसको यूज कर नहीं सकते, मतलब यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, इंस्टेंस वेरिएबल है ना,
इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने कितने तरीके, कितने तरीके, दो। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दोनों ही कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू उनको मिल जाएगी। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। बट यहां पे तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया नहीं, फिर कैसे? सो व्हेन वी डोंट क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, देन JVM automatically provides us a default constructor. JVM automatically provides us a default constructor, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब कि शादी लग गई, ठीक है, और आपने कुछ नहीं मांगा, बट आपको क्या मिल गई, एक डिफॉल्ट, एक बेस मॉडल गाड़ी आपको मिल गई, ठीक है। इसी वाले एग्जांपल को अब आगे खींचते हैं। आपने ना बोला कंस्ट्रक्टर बनाओ, ना आपने खुद भी बनाया, बट फिर भी आपको एक कंस्ट्रक्टर मिल गया, और किस टाइप का, डिफॉल्ट, ठीक है। चलो, तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है। पहला जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम मींस ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका नाम क्या होगा, क्लास के नाम की तरह होगा, ये चीज तो क्लियर है, बट उसके अंदर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, ये सब बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्रिएट करते हैं मैन्युअली। प्रोग्रामर क्रिएट्स इट मैन्युअली, ठीक है। इसको प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ठीक है। सिंटैक्स इस तरह होता है, जीरो आर्गुमेंट उसके अंदर रहते हैं। इसी कंस्ट्रक्टर को यदि हम खुद से बनाएंगे, ये देखो, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। जीरो पैरम और डिफॉल्ट में क्या फर्क होता है, जीरो पैरम और डिफॉल्ट में होता है कि हमने क्रिएट किया है जीरो पैरम का, और डिफॉल्ट में कंपाइलर ने हमको दिया है जीरो पैरम का, ठीक है। ये उस तरह है कि आपने ही बेस मॉडल मांगा, वो क्या था, जीरो पैरम, है ना। दहेज में आपने बेस मॉडल मांगा, आपने ही बेस मॉडल मांगा, वो क्या हो गया, जीरो पैरम। और आपने नहीं मांगा और उन्होंने अपने से दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। तो ये माइनर से डिफरेंस है जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है, क्योंकि लोग इसको दोनों को सेम मानते हैं। सेम इसलिए मानते हैं, सिंटैक्स दोनों को सेम रहता है, बट थोड़ा सा चेंज ये है कि खुद से मांगने में एक टॉपिक खुद से मांगो, एक टॉपिक सामने से दे दे, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने खुद से एक जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तो ये कहलाता है जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। और जो कंपाइलर प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है कि नहीं होता। हाँ, कंस्ट्रक्टर, मेरी इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। चलो, तो इसमें हम प्रूफ कर सकते हैं। ये लो, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किया ना, उसके अलावा कुछ नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सो इट इज द प्रूफ
कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हमने भेजा नहीं बट फिर भी वो चला गया। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था? जीरो पैरम, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। इसी को ही नॉन पैरामीटराइज्ड जीरो पैरम दोनों बोलते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? जब हम नहीं क्रिएट करते तो जेवीएम हमको जो कंस्ट्रक्टर देता है वो क्या होता है? वो होता है डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट आता है पैरामीटराइज्ड। क्या आता है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर है तो ये चीज तो क्लियर है। हेलो हेलो, ये लोग एग्जाम देने आ गए हैं। टाइप इज इनसेंसिटिव। इजी बिल्कुल। तुम लोग नहीं गए? तुम लोग को मैं नहीं भेज रहा हूँ क्या ग्रुप में? यार तुम लोग का भी एडवांस जावा हुआ भी नहीं ना। चलो आज इंटरव्यू है। तो क्या बता रहे थे? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पहली बात तो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर तो यही होगा, बेसिक चीज तो होंगी। अब पैरामीटराइज्ड मतलब पैरामीटर होंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। सपोज कि हमने क्या किया, इंट आईडी नाम का पहला, दूसरा एबीसी कर लो, ठीक है, फ्लोट डीईएफ कर लो, ठीक है ना, कर लिए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये पार्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरामीटराइज्ड। हमने बना किस टाइप का रखा है? तो हमको यहां पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू? पहली इंटीजर टाइप की, सपोज किया 1, दूसरी स्ट्रिंग टाइप की, तीसरी फ्लोट टाइप की। सही है? एरर क्यों आ रहा? ठीक है, एफ लगाना पड़ेगा। तो अब इस वेरिएबल्स ने ये 3 वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अब ये 3 वैल्यू कहां जाएंगी? ऊपर वाले वेरिएबल्स में। एक इस टाइप का है इंटीजर, तो एक की वैल्यू हो जाएगी आईडी। नेम, नेम किस टाइप की हो जाएगी? एबीसी, ठीक है। अब हम उनकी वैल्यू प्रिंट करना चाहें, डी डॉट ए, डी डॉट नेम। अब फ्लोट को तो स्टोर नहीं कर सकते ना किसी और में, ठीक है। तो ये कह रहा था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो क्या करता है? पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। अब यहां पे दिस कीवर्ड का यूज बताता हूं। यहां पे इंप्लिसिटली, इंप्लिसिटली मींस अपने आप कंप्यूटर की तरफ से, मशीन तरफ से दिस कीवर्ड लिखा हुआ है। देखो आंसर भैया। तो ये चीज ऑप्शनल रहती है। कब? जब यहां के वेरिएबल्स और यहां के वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट होते हैं, तब दिस कीवर्ड क्या है? ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन यहां हमने कर दिया ए, तीसरे को हटाओ,
और यहां पे हमने कर दिया सेम, तब कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यदि हम a इक्वल टू ए करेंगे और नेम इक्वल टू नेम करेंगे तो वो प्रियोरिटी किसको देगा? सबसे पहले ये कौन से वेरिएबल है? लोकल। तो सबसे पहले प्रियोरिटी किसको मिलेगी? लोकल को। लोकल को। अब एक गांव में दो लड़के, एक गांव में एक लड़का कोई था राजू नाम से, ठीक है, उसको पूरा एरिया जानता है राजू राजू। अब उसके कोई मामा या फूफा का लड़का आ गया, उसका भी नाम राजू था, ठीक है। अब किसी तीसरे ने आवाज लगाई, ओए राजू। तो जो दुकानदार खड़ा था तो वो तो सोचेगा कि इसी अपने पड़ोसी के राजू को बुला रहा, वो थोड़ी समझेगा दुकान वाला कि वो उसके फूफा के लड़के को बुला रहा। वो सबसे पहले किसको समझेगा? लोकल को, जिसको वो जानता है। तो इस ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल कौन है? ए। तो ए की वैल्यू ए, नेम की वैल्यू नेम, यहां तक पहुंच ही नहीं रहा। और हम प्रिंट किसको कर रहे हैं? इनको। तो दिस कीवर्ड कब कंपलसरी है? when local variable and instance variable name are same, then this keyword is compulsory. ठीक है। अब एक चीज और देखो, कितने ऑब्जेक्ट बनाइए? एक। ये हो गया D1। दूसरा ऑब्जेक्ट अशोक। तीसरा ऑब्जेक्ट D3 डॉट नेम। मैंने क्या बताया था? दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम को आप लिखते, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मींस एक मेमोरी क्रिएट हुई। जैसे ही हम कहां हैं अभी? हम अभी इस लाइन पे हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक दो, एक दो स्पेस क्रिएट हुई। ये दो वैल्यू कहां गई? यहां गई। दिस डॉट ए, ये किसके लिए है? ये ए के लिए है और ये नेम के लिए है, ठीक है। ये दो बॉक्स बन गए क्योंकि दोनों क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया सबके लिए मेमोरी बन गई। अब इन कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। उसमें दिस कीवर्ड का काम क्या है? दिस डॉट ए इक्वल टू ए, मतलब इस वाले ए पे दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। करेंट ऑब्जेक्ट मतलब अभी किस पे काम चल रहा है? अभी इस D1 पे काम चल रहा, D1 पे काम चल रहा। तो D1 क्या? अभी दिस का मतलब क्या हो गया? D1 करेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? D1 करेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? D1। तो दिस किसके लिए काम करेगा? D1 के लिए। तो दिस डॉट ए मींस D1 डॉट ए। इसकी वैल्यू सेट कर दो कितनी? जो हमने अभी अभी सेंड की है, 1। ठीक है। दिस डॉट नेम मतलब कि D1 डॉट नेम। D1 डॉट नेम हो गया रवि। रवि, इतना काम कंप्लीट। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ काम करके वहां पे वैल्यू क्या कर दिए? फिल कर दिए। अगर दिस कीवर्ड नहीं होता, पैरामीटराइज नहीं होता, तो क्या होता? स्पेस क्रिएट होती और बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू आती। बट हमने क्या किया है? हमने अपनी मनचाही वैल्यू वहां पे स्टोर किया है।
उसके लिए हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमने इंजेक्शन वाला प्रोसेस किया। इंजेक्शन के लिए हमने किसको यूज किया? दिस कीवर्ड को। ठीक है, चलो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, डिफॉल्ट वैल्यू, स्पेस क्रिएट, उनमें डिफॉल्ट वैल्यू चली गई। डिफॉल्ट नहीं, जो हमने सेंड की थी वो वैल्यू चली गई। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ? वो प्रिंट वगैरह सब होता रहेगा। इस पे आओ, इस पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट मींस दो स्पेस फिर से क्रिएट। अब यहां पे ये दोनों वैल्यू कहां गई? दोनों वैल्यू यहां गई। फिर यहां वही प्रोसेस, दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। इस बार करंट ऑब्जेक्ट कौन है? D2। कौन है? D2। इस बार दिस मतलब क्या है? D2। तो दिस डॉट ए मींस D2 डॉट ए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और ये क्या हो गया? नेम। ये कितना हो जाएगा? 2। और ये कितना हो जाएगा? अशोक। क्लियर? थर्ड टाइम क्या होगा? एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट। यहां पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट क्रिएट मींस मेमोरी एलोकेटेड फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल्स एलोकेट होगी। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? उनमें वैल्यू इंजेक्ट करेगा। पैरामीटराइज है तो जो हम वैल्यू देंगे वो इंजेक्ट करेगा। डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू इंसेट करेगा। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये किसके लिए? ए के लिए, ये नेम के लिए। ये कौन सा है? D3। इस बार ये दिस कीवर्ड किसके लिए वर्क करेगा? D3 के लिए। तो दिस डॉट ए मतलब D3 डॉट, तो यहां पे 3, यहां पे रोहित। ठीक है, समझ आ गया? अब ये तीनों कंप्लीट हो गए, उसका काम, इंजेक्शन का काम खत्म। इंजेक्शन, ठीक है, जिसके लग रहा उतनी टाइम, वो इंजेक्शन उसी के लिए उतनी टाइम। समझ आ रहा? हाँ मंगवाना। जा रहे थे बिरयानी लेके आना, हाफ लाना, लेकिन हाफ। कैसे नहीं? ऑनलाइन। कहाँ से? वहीं वाले क्या? ठीक है, चलो चलिए फिर चलते फिरते नजर आए। समझ आए? दिस उस डॉक्टर के इंजेक्शन की तरह है। एक मरीज आया, उसके लगा, वो मरीज के लिए उतनी टाइम वो इंजेक्शन उसी के लिए बना है। टाइम हो गया क्या? उसके बाद दूसरा मरीज आया तो वो इंजेक्शन उस मरीज के लिए बन गया। ठीक है ना? ऐसा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, दिस कीवर्ड इसलिए यूज आता है। ऑनलाइन सबको क्लियर? चलो अब बताओ, मेरे को आंसर बताओ। आंसर, आंसर। अब हमने जैसे ये यहां पे प्रिंट होगा, यहां पे प्रिंट होगा, तो आंसर क्या आएगा? ये लो पूरा कोड देख लो, परेशान क्यों हो रहा हो? ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये लो, ये लो, ये लो। हाँ, वन और रवि, वेरी गुड। वन रवि आ गया, आ गया। अरे ये बताओ, मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया ही नहीं। ठीक है, क्लियर? अब ऑनलाइन सबको क्लियर है ना? अब ये करेंगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? हमने मांग की है
टॉप मॉडल की, और क्रिएट नहीं किया, क्रिएट खुद से नहीं किया। तो जब हम खुद से नहीं खरीदेंगे तो हमको मिलेगा क्या? सिर्फ बेस। ठीक है, मिलेगा सिर्फ बेस ही। ज्यादा के लिए हमको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। या तो बेस मांग लो और बेस मिल जाए, बेस ही मांगा हमने, बेस ही मिला। ठीक है, यहां पे हमने मांगा भी नहीं, मिल गया। यहां पे क्या हुआ? टॉप मांगा और वो दे रहा था, बट क्या दे रहा था? सिर्फ बेस। मैच ही नहीं हुआ हमारा, दिक्कत हो गया। तो टॉप चाहिए तो खुद से क्रिएट कर लो, और या कि फिर बेस मांगो, बेस खुद से ही क्रिएट कर लो। समझ आया? कोई दिक्कत? तो जेवीएम ओनली प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो ये वाला तुम लोग को भेजने लायक है ना? है ना करांशु, ये वाला? चलो, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हो गया डिफॉल्ट, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टर अब खत्म। ठीक है, एग्जांपल वगैरह इसमें है। आज मैं दे रहा हूं ना 50 क्वेश्चन तुम लोग को, पूरे हफ्ते अब अगले हफ्ते करते रहना। मैं मेथड का ही तो इंतजार कर रहा था, मेथड कंप्लीट हो जाए, अब तुम लोग को क्वेश्चन देंगे, अब करते रहना। इतना सा बता दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद कंप्लीट हो गया, आज वाला पोर्शन कंप्लीट, क्वेश्चन दे दिया मैं। कल तुम लोग का इनहेरिटेंस, तो क्या एरे और स्ट्रिंग इनहेरिटेंस के ये उप्स के बाद कर देंगे। ठीक है ना, या तो एरे स्ट्रिंग पहले कर दे, बट पहले तुमने 50 क्वेश्चन करो। ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एरे स्ट्रिंग। जल्दी लग रहा क्या? चलो, नहीं कि कैसा इतना जल्दी उप्स आ गया। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं सिंपल, टाइम बड़ा जल्दी हो गया। चलो, एक और चीज आती है ब्लॉक। टाइम जल्दी हो गया, बताओ। दो टॉपिक हमको छोटे छोटे कराने थे, तुम लोग से अभी एमसीक्यू करवाना था। देखो, तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग मींस एक क्लास के अंदर सेम मेथड मल्टीपल टाइप की, उसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस कंस्ट्रक्टर बट अलग अलग पैरामीटर के रहेंगे। जैसे होगा ये एक डिफॉल्ट, ये जीरो पैराम वाला हो गया, एक हमने क्रिएट कर लिया इंट ए इंट बी, डबल ए डबल बी। चलो ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब तुम लोगों को परेशान करूंगा। डी इक्वल टू न्यू डेमो, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, टू पैरम बट इंट टाइप का, टू पैरम बट डबल टाइप का। आंसर बताओ। देखो, वैलिड है इसलिए एरर नहीं आया। ठीक है, कंपाइल हो चुका अपना कोड, एरर नहीं, मतलब डायरेक्ट अब आंसर ही आएगा। क्या आंसर आएगा?
ये 11:30 से हम लोग की क्लास शुरू होती है ना, कल 11:30 बिल्कुल आ ही जाना, बिल्कुल स्टार्ट ही कर देंगे। एक बैच और हो गया, नहीं तो इसको ही खींच देते। और कोई बात नहीं, जल्दी की कोई बात नहीं है, आज का भी काफी हो गया है। बताओ, तो इसका आंसर आएगा जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। क्यों? ये कौन सा है? जीरो पैरम। तो कंपाइलर कहां जाएगा? जीरो पैरम पे आंसर आ जाएगा। अब आंसर क्या आएगा? टू पैरम। वेरी गुड। अब आंसर कौन सा आएगा? डबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां से उठता है। अब एक चीज देखना, ठीक है, एक आता जैसे दिस कीवर्ड था ना, दिस कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के लिए, यहां पे हमने लिख दिया 4,5। और ये जो लाइन होती है, ये रूल है, हमेशा कहां लिखी जाती है? फर्स्ट लाइन पे। कहां लिखी जाती है? फर्स्ट लाइन पे ही। सेकंड लाइन पे लिखो कि एरर आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा? यहां आएगा, तो क्लियर है, यहां जाएगा जीरो पैरम पे। इसमें लिखा है दिस कंस्ट्रक्टर, मतलब ऐसे कंस्ट्रक्टर पे जाओ इसी क्लास के अंदर, मैंने बोला था दिस सेम क्लास के अंदर ही वर्क करता रहेगा, इसी क्लास के अंदर ऐसे कंस्ट्रक्टर पे जाओ जो दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो और इंटीजर टाइप का। तो सबसे पहले यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आ गया, ये प्रिंट हुआ, वापस आया कि काम हो गया, फिर ये काम ये प्रिंट कर दिया। तो आंसर आएगा टू पैरामीटर इनिट इंट और फिर उसके बाद जीरो पैरामीटर। क्लियर? is used for initializing the constructor. अरे फॉरवर्ड करने के लिए इधर से। अब आंसर बताना। डबल फिर इंट फिर जीरो। ऑनलाइन? So 00 फिर int. डबल जीरो इंट, डबल जीरो इंट। कैसे? देखो, सबसे पहले कहां जाएगा? जीरो पे 1। यहां पे इसने कहां भेज दिया? फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता हो बट दोनों किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। दूसरी लाइन यहां, तीसरी कहां जाएगी? इसकी पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा कंस्ट्रक्टर पे जाओ जो दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो बट दोनों किस टाइप की? डबल टाइप की। कहां गया? यहां गया। इसने सबसे पहले क्या प्रिंट किया? यहां प्रिंट करने के बाद ये कहां गया? वापस 8 9 10। ठीक है ना? क्लियर? चलो, अब आंसर बताना।
और उसके बाद ऑनलाइन बताओ जल्दी, क्लास तुम लोग का टाइम ओवर हो गया। सो वो सर नॉन पैरामीटर नहीं सॉरी ये वाला सो पहला वाला नॉन पैरामीटराइज्ड है, उसके बाद चलो वेरी गुड। आंसर आएगा टू पैरम कंस्ट्रक्टर डबल। कैसे? यहां पे किसको हमने कॉल किया है? यहां पे हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हो, पर दोनों किस टाइप की? डबल की। तो डायरेक्ट किस पे गया? इस कंस्ट्रक्टर पे गया। इस पे हमने कहीं भेजा ही नहीं, तो कहां रहेगा? सेम क्लास में रहेगा। काम कंप्लीट कर, खत्म। ठीक है, चलो काफी। तो दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, और दिस कंस्ट्रक्टर कीवर्ड इज यूज्ड टू नेविगेट अवर कंपाइलर इन द सेम क्लास फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है ना, समझ आया? इसको भेज दें। चलो बैच 11 ठीक है, चलो लीव कर दो।